हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लीमजी चैनल। गाइज, सीयूटी यूजी ने 2025 वाले अपने एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आज रिलीज कर दिया है और साथ में आज से उनका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। यानी कि आज से तुम सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया है, चलो इसको समझते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में इस साल पेपर में काफी चेंजेज हुए हैं। और दूसरा, जो नए बच्चे हैं जिनको ज्यादा नहीं पता है, उनको भी प्रॉब्लम होगी कि उनको आइडिया नहीं होगा, तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा कि वो समझ लेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो जितनी भी काम की बातें हैं उनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सबको सिंप्लीफाई करके मैं लाया हूं तुम्हारे पास। ठीक है, तो चलो उसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल वेबसाइट। सो गाइस, सीयूटी का हर साल ऑफिशियल वेबसाइट चेंज होते रहता है, तो इस साल इनका एड्रेस है CUET.NTA.nic.in। ठीक है ना, जब भी तुम गूगल में डालोगे CUET.NTA.nic.in, ये वेबसाइट खुल जाएगा। ये जो इंटरफेस है, ये मैंने स्क्रीनशॉट पहले ले रखा है, कल परसों ही। अभी इन्होंने क्या है कि इसमें कुछ चेंजेज हो गया, जैसे अभी यूनिवर्सिटी इन्होंने हटा रखा है। सो पहली बात तो ये है कि वेबसाइट खोलोगे तो यही एड्रेस है। ठीक है, जब ये खुलेगा तो यहां पे दिखाते रहेगा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तुम अप्लाई करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। यहां पे इंफॉर्मेशन में तुम क्लिक करोगे तो यहां इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाएगा, जो कि मैं जिससे मैं इंफॉर्मेशन लाया हूं। ठीक है ना, वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी तुम देख सकते हो, नहीं तो यहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, और यहां से जो यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन से टेस्ट देना है, वो अभी इन्होंने हटा दिया है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसमें भी गलतियां थी। चलो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यही सारा इंफॉर्मेशन है, यही इनका वेबसाइट है। अब तुमको इसी एड्रेस पे बार बार जाना है। अदर डिटेल्स, क्या लिखा है इन्होंने अदर डिटेल्स में? रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट दिस एड्रेस पे, ये तो हमने देख ही लिया है। दूसरा, टोटल सब्जेक्ट 37, 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो गाइज, क्या कह रहा है? कह रहा ये है कि सीयूटी यूजी में टोटल 37 सब्जेक्ट्स के एग्जाम होता है, उनमें से कोई 5 तुम चूज कर सकते हो। अभी आगे आएंगे, इसमें दिया है कि 5 चूज कर सकते हो, तो तुम 37 में मैक्सिमम 5 पेपर का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना, और जो 37 होंगे वो कौन कौन से होंगे? उसमें 13 लैंग्वेजेस होंगे। ये डिटेल 37 मैंने दिखाया है, आगे दिखाया है। ठीक है ना, 23 उसमें 23 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होंगे। लास्ट ईयर 28 था, 5 को इन्होंने ड्रॉप किया था लास्ट ईयर से इस साल। सो गाइज, लास्ट ईयर तक तुम्हारे लिए ये ऑप्शन टोटल सब्जेक्ट मिलता था 63। लास्ट ईयर 63 था, उसमें से तुम चूज कर सकते थे 6। इस साल तुम चूज कर सकते हो 5, लेकिन तुम्हें चूज करने के लिए टोटल ऑप्शन है 37। 37 में से तुम कोई भी 5 चूज कर सकते हो। 37 में 13 लैंग्वेज का टेस्ट है, 23 डोमेन स्पेसिफिक है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसका लास्ट ईयर तक नाम था जनरल टेस्ट। सिर्फ नाम बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला है। ठीक है, जनरल टेस्ट में। चलो सिलेबस की बात कर ले। देखो, लैंग्वेज टेस्ट में लैंग्वेज विल बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। सो गाइज, क्या है, इतना इन्होंने ऐसे लिखा है, तुम ये समझ लो कि लैंग्वेज टेस्ट में क्या होगा कि आरसी होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, और भी जैसे कि पैराजंबल हो सकता है। जितने भी तरह के लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे होंगे। ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होंगे, और आरसी होगा ही होगा। सो गाइज, यही होगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में टेस्ट में, जैसे कि अगर तुम हिस्ट्री का टेस्ट देना चाहते हो, तो हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही सिलेबस इनका भी रहेगा। ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम रहेगा। एनसीईआरटी का जो सिलेबस रहेगा उसका इसका भी वही सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें इन्होंने इतना सारा कुछ लिखा है, मुझसे समझो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में रहेगा करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके या जीएस। तीसरा रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और चौथा रहेगा लॉजिकल रीजनिंग या रीजनिंग, जो कह लो। यही 4 चीज पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। अब गाइज, इनमें कौन से टोटल क्वेश्चन पूछने वाले हैं? 50। ठीक है ना, अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी यहां पे इन्होंने सिलेबस दिया है, तो मैं यहीं पे बता देता हूं कि गाइज, इसमें कुछ भी कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि करंट अफेयर्स का कितना पूछेंगे, जीके जीएस का कितना पूछेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितना पूछेंगे, रीजनिंग कितना पूछेंगे। मैंने 2022 में भी ये सीयूटी का एग्जाम 22 से स्टार्ट हुआ है। मैंने 22 में भी सीयूटी का एग्जाम दिया है, 23 में भी दिया है, 24 में भी दिया है।
मैंने तीनों साल तुम्हारे लिए पेपर एग्जाम दिया है और तीनों साल को मैंने जीटी का पेपर दिया है, तो मुझे आइडिया है। बहुत सारे स्लॉट में गाइस, जैसे 2023 का एग्जांपल ले लूं, किसी स्लॉट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो किसी स्लॉट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ज्यादा है, किसी में लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट ये रूल फॉलो अभी तक इन्होंने नहीं किया है, अभी भी यहां पे नहीं दिया है कि कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। इसलिए तुम्हें इन सारे का तैयारी करना होगा, करंट अफेयर्स भी, जीके जीएस भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी और लॉजिकल रीजनिंग भी। ठीक है ना, क्लियर है ना? इनमें से कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछेंगे ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन पूछेंगे यही चारों। ठीक है, यहां तक हो गया। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12। क्या कह रहा है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं आगे डिटेल में बहुत डिस्कस करने वाला हूं, फिलहाल तो ये समझते हैं। फिलहाल ये कह रहा है कि तुम कोई भी कितने पेपर का एग्जाम होगा, टोटल 37 का। इन 37 में तुम कोई सभी 5 चूज कर सकते हो, उनका एग्जाम दे सकते हो। और इरेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे क्लास 12, सपोज तुमने क्लास 12 किया है पीसीएम से, लेकिन तुम उसके बावजूद भी तुम चाहोगे तो हिस्ट्री दे सकते हो, गुजराती दे दो, तुम पंजाबी का टेस्ट दे दो, तुम हिस्ट्री दे दो, तुम ऐसे चूज करके दे सकते हो पेपर। सो इन 5 पेपर को देने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सा भी 5 चूज करके तुम 5 दे सकते हो। ठीक है ना, तुम्हारे क्लास 12 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहले भी नहीं पड़ता था गाइज। मैं साइंस, मेरा 12th में साइंस था, मैंने बहुत सारे हिस्ट्री का पेपर दिया है, पॉलिटी का पेपर दिया है, तो मैंने बहुत सारे दूसरे दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स दिया है, जियोग्राफी दिया है। अब क्या कह रहा, मोड ऑफ द एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो गाइस, जो तुम्हारा पेपर होगा वो होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अभी तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता था। 2022 में, 23 में, दोनों में सीबीटी था। 24 में कुछ पेपर पेन पेपर बेस्ड हो गया था, पेन पेपर बेस्ड हो गया था, कुछ सीबीटी था। ठीक है ना गाइस, तो ऐसे ही था। लेकिन इस साल से फिर ये सीबीटी करने वाले हैं, पेन पेपर बेस्ड नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। मार्किंग स्कीम, करेक्ट आंसर +5। ठीक है, मार्किंग स्कीम बता देता हूं गाइस। करेक्ट के लिए मिलेगा +5, इनकरेक्ट के लिए -1। अगर तुम छोड़ दोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो उसके लिए मिलेगा 0 मार्क्स, यानी कि कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? टोटल क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन होगा 50। ठीक है ना, जितने भी ये टोटल 37 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा, सारे 37 सब्जेक्ट में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो 50 होगा, और सारे के सारे कंपलसरी होगा। इसका क्या मतलब है और पहले के रेस्पॉन्ड में क्या चेंज हो गया है ये बता रहा हूं। इससे बहुत बहुत फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, जो लोग नए हो वो भी जानो, जो पुराने हैं वो भी जान लो क्या क्या होने वाला है। गाइज, पहले क्या होता था, पहले तो ये था कि जीटी में तुम्हें देना था 60 में से तुम्हें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, और अदर टेस्ट में तुम्हें क्या करना था कि 50 में से 40 अटेम्प्ट करना रहता था। ठीक है, ऐसी था, 60 से 50, 50 से 40। तो अब क्या हो गया, पहली बात तो कि इन्होंने सारे क्वेश्चन कर दिया 50 का, जितने भी अदर टेस्ट होते थे उनमें भी अब इन्होंने कर दिया 50 क्वेश्चन। पहला तो चेंज इन्होंने ये किया। दूसरा जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज हो गया गाइस, जिसके चलते बहुत फर्क पड़ने वाला है, वो क्या है कि पहले क्या होता था कि जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन मिलता था, उसमें से तुम्हें 50 अटेम्प्ट करना रहता था, और कोई 50, यानी कि जनरल टेस्ट में तुम 10 क्वेश्चंस को छोड़ सकते थे। ठीक है ना, वो तुम्हें नहीं आता है तो छोड़ सकते थे। तो क्या होता था, जिन बच्चों का जीके और करंट अफेयर्स वीक है, साइंस मान लो साइंस वाले हैं उनका वीक है, वो क्या करते थे, उनको छोड़ देते थे। दूसरे बच्चे हैं जिनका मैथ्स वीक है, वो मैथ्स का टेस्ट देते नहीं थे, मैथ्स वाले 10 क्वेश्चन छोड़ देते थे, बाकी को अटेम्प्ट करते थे। तो अपने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बच्चे क्या करते थे कि 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन रहता था। सपोज कोई बच्चा मैथ्स में ठीक भी है, तो मे बी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो उसको छोड़ देगा, क्यों अटेम्प्ट करेगा, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस होगा सारे के सारे कंपलसरी होगा। ठीक है ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा गाइज, इससे कटअप बहुत ड्रॉप होने वाला है, बहुत बहुत। मैं कटअप का अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जो ड्यू के मैं एनालिसिस लाने वाला हूं कि कितना रैंकिंग लाने वाला हूं कॉलेजेस का, उसमें मैं भी बताने वाला हूं कि क्या होगा, कटअप पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है ना, ये पहले से पता चल गया था कि ऐसे होने वाला था, इसलिए हम लोगों ने एस्टिमेट लगा लिया कि लगभग कितना चेंज होगा, लेकिन बहुत चेंज होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें नहीं भी आता है, कुछ भी होता है तो
केस में तुम्हें तो अब यही सारे जो क्वेश्चन मिले हुए तुम्हें वही अटेम्प्ट करना है, तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं छोड़ने का, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि फर्क पड़ जाएगा कट ऑफ पे, ठीक है। ड्यूरेशन, सारे टेस्ट का ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यूरेशन तो आई थिंक एनफ है। देखो जो क्वेश्चन जिनमें न्यूमेरिकल्स रहता है, जैसे मैथ्स हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सब में तो टाइम चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। तो इनमें देखा जाएगा कि कैसा डिफिकल्ट पेपर आता है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 60 मिनट्स ठीक होना चाहिए, एनफ होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो गए, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उसमें क्या है यार, उसमें तो तुम 30 मिनट्स में आंसर कर लोगे। तुम्हें कोई क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। जितना तुम्हें पढ़ने में टाइम लगेगा उतनी ही बस टाइम लगने वाला है। तो पहले भी 45 मिनट्स मिलता था, वो भी एनफ होता था, अब तो 60 मिनट्स मिलने वाला है। 10 क्वेश्चन बढ़ा है, 40 के रेस्पेक्ट में 50 हो गया। लेकिन गाइस ध्यान दो, लास्ट ईयर तक भी क्या होता था कि अगर कोई हिस्ट्री का टेस्ट देता था सपोज, तो वो बच्चा 50 में से 40 ही करता था, तो वो 50 क्वेश्चन तो ऑलरेडी पढ़ता था, बस उसे टिक ही 40 करना रहता था, 50 को टिक करना होगा, यही ना। बस मतलब 50 का आंसर उसको सीबीटी मोड में सिलेक्ट करना होगा, तो बस इतना ही डिफरेंस है ना। लेकिन 15 मिनट टाइम ज्यादा मिल गया, लास्ट ईयर तक भी बहुत एनफ रहता था। तो जो इन सब सब्जेक्ट है उसमें तो तुम सो जाओगे, ठीक है। मेरे हिसाब से 30-40 मिनट्स एनफ है, कैसे भी करके जो नहीं भी आता है उनको गेस करके या जैसे भी करके या रिवाइज करके पूरे आंसर तुम्हारे लिए 40-45 मिनट्स एनफ है इन सब्जेक्ट्स में। तो ठीक ठाक टाइम है, तो इन सब सारे सब्जेक्ट्स में टाइम के चलते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। शिफ्ट, सो गाइज पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हो सकता है। देखो होगा क्या कि तुम सपोज तुमने 5 सब्जेक्ट चूज किया है, तो 5 सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट तुम एक बार जाओगे और एग्जाम देकर 5 सब्जेक्ट के चले आओगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें 2 बार 3 बार तो जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तुम्हें 3 बार एग्जाम देने जाना पड़ सकता है। तुमने 5 पेपर लिया, उसमें से 2 पेपर का एग्जाम एक दिन हो गया, 3 पेपर का एक दिन हो गया, 2 पेपर का एक दिन हो गया। और जो तुम्हारा 3 बार एग्जाम हो सकता है कि उसमें से 2 एग्जाम एक ही दिन हो, एक एग्जाम अलग दिन हो, या हो सकता है तीनों अलग अलग दिन हो। उसके बाद वो जो तीनों एग्जाम होगा तुम्हारा, अगर सपोज 3 एग्जाम होता है तो वो तीनों एग्जाम का सेंटर अलग अलग हो सकता है। एक ही सिटी में अलग अलग सेंटर हो सकता है, या अलग अलग सिटी भी हो सकता है, ठीक है गाइज। तो ये सारी इन बातों को ध्यान में रखना, ठीक है। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो चलो गाइज यही है सब्जेक्ट का लिस्ट। देखो 13 लैंग्वेजेस यही हैं, ये तो हमने पहले भी ऑलरेडी देख लिया था। वही जो 13 हमने किया था डिस्कस, वही 13 है। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। डोमेन स्पेसिफिक में देखो यही सारे टेस्ट है, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, तो ये सारे टेस्ट है, देख लो इनका नाम, ठीक है। इसके बाद देखो हमने डिस्कस कर लिया लैंग्वेज, उसके बाद ये हो गया डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, अब ये हो गया जनरल टेस्ट। 501 जो कोड है ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का है। तो ये क्या दिया है 1 और 2, आओ इसको भी डिस्कस करते हैं। ये क्या है गाइज, क्या था मैंने बताया कि लास्ट ईयर तक टोटल 63 सब्जेक्ट का टेस्ट होता था, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया, जैसे कि ये सारे इनका भी टेस्ट होता था, अरबिक, बोडो, चाइनीज। तो सपोज इनका कहना यह है कि अगर कोई चाइनीज, कोई भी यूनिवर्सिटी पहले चाइनीज के लिए, मान लो सपोज तुम्हें चाइनीज में कोर्स करना है, ठीक है ना, चाइनीज में बीए ऑनर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए वो मांगता था कि तुम्हें चाइनीज का टेस्ट दिए हुए होना चाहिए। तो चाइनीज का जो टेस्ट दिए हुए होना चाहिए था, इस साल इन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी इन चाइनीज सब्जेक्ट के बदले जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को कंसीडर करेगी, यानी इसके बदले जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तुम्हें देना होगा। लेकिन अब ये सीयूटी के अकॉर्डिंग है, जब तक तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वहां से जब तक कंफर्म नहीं करोगे तब तक फॉर्म नहीं भरना, ठीक है। दूसरा डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में देखो इनका टेस्ट होता था जिनका ड्रॉप हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है ना। इन 5 सब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया गया। इनके बदले कहना है कि इनके बदले भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। ये सीयूटी एनटीए का कहना है, एनटीए ने ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया। तो लेकिन यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, पता नहीं इन्होंने लीगल एप्टीट्यूड को क्यों हटा दिया। बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, बहुत सारे बच्चे अपीयर होते थे, ठीक है ना। इससे कम बच्चे अपीयर होने वाले इन्होंने बहुत टेस्ट रखा है, लेकिन लीगल स्टडीज को हटा दिया। और इसके चलते प्रॉब्लम क्या हुआ है, लीगल के लिए, बीए एलएलबी के लिए सीयूटी के थ्रू, सीयूटी यूजी के थ्रू जो बेस्ट कॉलेज है वो बीएचयू है,
और बीएचयू लीगल, बीएचयू से अगर तुम्हें बीए एलएलबी करना था तो उसके लिए क्या क्या देना रहता था? एक लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, दूसरा जीटी, लास्ट ईयर तक इसका नाम था जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जीटी, और तीसरा तुम्हें देना रहता था लीगल स्टडीज। सो गाइज, लास्ट ईयर अगर तुम एडमिशन लेते तो उसके लिए ये तीनों देना रहता था। इन्होंने, मैंने बताया ना कि मैंने शुरू में कि इनका वेबसाइट का जो स्क्रीनशॉट लिया था वो मैंने अभी लिया था, मतलब कल लिया था, तो उसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी वाला इनका था कॉलम, अभी इन्होंने यूनिवर्सिटी हटा दिया है, और जब उसमें था तो मैंने चेक किया था, इन्होंने यूनिवर्सिटी को अपडेट नहीं किया था, अभी भी बीएचयू में लीगल स्टडीज दिखा रहा था, तो इसीलिए इन्होंने हटाया है। अब क्या होगा कि यूनिवर्सिटी वाले अपने अपडेट करेंगे, ठीक है। तो चलो, एक तो बात वो हुई। दूसरा ये हुआ कि बीएचयू के लिए तो ऑलरेडी यार लैंग्वेज प्लस जीटी प्लस लीगल ले ही रहा था, ठीक है ना, जीटी भी ले रहा था, लीगल भी ले रहा था, अब लीगल ड्रॉप कर दिया है, तो उसके बदले बीएचयू क्या लेगा? सिर्फ लैंग्वेज और जीटी, या लीगल के बदले कुछ और लेगा? लेकिन इनका कहना है कि उसके बदले जीटी लेगा। तो गाइज, यहां से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तुम्हें अगर बीए एलएलबी करना है तो सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी से करना है उसका डिटेल्स आने दो, कल परसों 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद तुम अपने सब्जेक्ट चूज करना और इसका फॉर्म भरना सीयूटी का, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो गाइस, अब क्या है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन? मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, सीबीटी हम जान ही गए हैं, मीडियम हमें पता ही है कि 13 लैंग्वेजेस में होगा। अब क्या है? पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू होगा, ठीक है ना, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसमें जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू होगा। टोटल 4 ऑप्शंस रहता था, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है, उसमें से कोई तुम्हें चूज करना रहेगा, ठीक है। टेस्ट सब्जेक्ट कवर्ड अंदर द, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कौन कौन सा टेस्ट होने वाला है, ड्यूरेशन भी हमने डिस्कस कर लिया, तो ये सारे तो पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं आगे, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, टोटल सब्जेक्ट 37 हमने डिस्कस कर लिया है। चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर, देखो गाइज, मैक्सिमम 5 चूज कर सकते हो, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास 12, तुम्हारा क्लास 12 में क्या था उसके इरेस्पेक्टिव, ठीक है ना, जो भी हो, लेकिन तुम यहाँ पे जो चाहे वो चूज कर सकते हो। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन भी हमने डिस्कस कर लिया है, टोटल क्वेश्चन भी 50 कर लिया है, ड्यूरेशन भी 60 मिनट रहेगा, कर लिया है। शिफ्ट भी हमने डिस्कस कर लिया कि मल्टीपल शिफ्ट में रहेगा, मार्किंग स्कीम भी डिस्कस कर लिया, तो यहां पे कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। अब आओ, जो ये इन्होंने 6 के बदले 5 कर दिया है, ठीक है ना, कि अब तुम 5 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। देखो उसके चलते क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, मैंने उसका एक एग्जांपल दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। सपोज एक बच्चा है, कॉमर्स वाला बच्चा है, उसने 12th में कॉमर्स लिया हुआ था, ठीक है, तो उसका क्या सपना होगा? वो चाहेगा कि डीयू से बीकॉम करे, ठीक है ना। वो कहां कहां अप्लाई करेगा? क्या करते हो कि तुम अप्लाई करोगे अभी सीयूटी यूजी के थ्रू, जरूरी नहीं है कि तुम्हें मिल जाए। सपोज तुम चाहते हो कि एसआरसीसी कॉलेज मिल जाए तुम्हें, वहां से तुम्हें बीकॉम करना है, लेकिन एसआरसीसी में तुम्हारा होगा तब तो करोगे ना, अगर नहीं होगा तो तुम ऑप्शन दूसरे लेकर चलोगे ना, कि जहां तुम अप्लाई करोगे कि जहां तुम्हारा हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे ऑप्शंस फिल करते हैं, बहुत सारे चॉइसेस की, ताकि उनमें से जो मिल सके, उनका जो मनपसंद है वो ट्राई करते हैं। मे बी अगर नहीं मिला तो दूसरे लेंगे ना उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि सपोज कोई एक बच्चा है, वो उसको बीकॉम चाहिए ड्यू से, नहीं तो फिर बीएमएस चाहिए ड्यू से, ठीक है ना, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अगर ये नहीं चाहिए तो फिर उसको बीएचयू से बीकॉम चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये नहीं हो तो उसको ड्यू से बीए इकोनॉमिक्स करना है, वो नहीं होगा तो उसको जामिया मिलिया इस्लामिया से उसको बीए इकोनॉमिक्स करना है, वो नहीं होगा तो उसे बीएचयू से बीए इकोनॉमिक्स करना है, ठीक है ना। तो ये सारे, ये नॉर्मल है ना कि यही सारे ऑप्शंस फिल करते हैं ना बच्चे, ठीक है ना, कि कॉमर्स मिलेगा तो कॉमर्स लेंगे, नहीं मिलेगा तो बीएमएस लेंगे, बीएमएस नहीं मिलेगा तो इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है ना। सपोज ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लिया। तो देखो तो गाइस, इसके लिए इसको क्या क्या एग्जाम देना पड़ेगा? देखो, बीकॉम के लिए इसको एक लैंग्वेज टेस्ट देना है, ठीक है, एक लैंग्वेज हो गया, मान लो सपोज कि इसने इंग्लिश दिया, ठीक है। उसके साथ मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, ठीक है ना, मतलब मैथ्स और अकाउंटेंसी दोनों में से एक करना है, ठीक है। वहां भी अकाउंटेंसी है, तो सपोज मैंने जोड़ लिया कि अकाउंटेंसी इसने किया, ठीक है ना, इंग्लिश प्लस अकाउंटेंसी कर लिया, ठीक है ना। सर, मतलब मेरा कहना है कि इंग्लिश प्लस अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर ले लिया, ठीक है, क्यों? तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 होता है गाइस कि डोमेन स्पेसिफिक, तो 2 डोमेन स्पेसिफिक और लेगा ये, ठीक है ना। अभी उनका नाम नहीं लिखते हैं, कौन सा चूज करेगा छोड़ देते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखो, अब ये इसके लिए तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद भी देखो, अगर ये डीयू से इसको बीएमएस करना है तो उसके लिए एक लैंग्वेज चाहिए। हाँ भैया, इंग्लिश ले रखा है। मैथमेटिक्स प्लस अप्लाइड मैथमेटिक्स चाहिए, तो इसके लिए हमने अकाउंटेंसी लेना है और इसके लिए मैथमेटिक्स लेना है। तो सपोज यहां पे इसने एक मैथ्स भी ले लिया, ठीक है ना, मैथ्स ले लिया, एक खाली है, और मैथ्स ले लिया प्लस एक जीटी लेना है इसको, जनरल टेस्ट। ये अलग टाइप का टेस्ट है, इसमें कंसीडर नहीं होगा। तो देखो तो टोटल कितना हो गया, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, मैथ्स 3, एक 4, एक 5, यहां तक 5 सब्जेक्ट पूरा हो गया। 5 सब्जेक्ट में इसने बीकॉम कवर हो गया और बीएमएस कवर हो गया, ठीक है ना। बीएचयू से बीकॉम के लिए अकाउंटेंसी चाहिए, हाँ भैया दे रखा है। बिजनेस स्टडी चाहिए, तो चलो भैया यहां पे डाल देते हैं बिजनेस स्टडी, और तीसरा जनरल टेस्ट, तो यहां पे जनरल टेस्ट ले लिया है। तो देखो तो गाइज, इन 3 ऑप्शन ही अप्लाई करोगे, तो इसके लिए तुम्हें लेना होगा इंग्लिश, अकाउंटेंसी, मैथ्स, बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट तो इन्हीं तीनों ऑप्शंस के लिए लेना होगा। उसके साथ भी एक और कंडीशन है। तुम्हें क्या होता है कि ड्यू में तुम अगर अप्लाई कर रहे हो, तो जो ड्यू के लिए सपोज अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो एक लैंग्वेज लिया तुमने, दूसरा अगर मैथ्स लिया सपोज, और एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2 लेना है। तो सपोज अगर तुम साइंस ग्रेजुएट हो तो जो तुमने सब्जेक्ट एग्जाम दिया है ना 12th में, वही लेना रहता था अभी तक, ठीक है ना। यानी कि तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है, तो ये जो सब्जेक्ट यहां पे तुमने दिखाया ना कि मैथ्स और बिजनेस स्टडीज, तुम ले ही नहीं सकते हो। ड्यू तुम्हारे बिजनेस स्टडी के मार्क्स को कंसीडर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने 12th में एग्जाम दिया ही नहीं है। तो अगर कोई साइंस ग्रेजुएट कॉमर्स करना चाहता है तो उसके लिए तो ये प्रॉब्लम है, ये 5 से उसको काम चलेगा ही नहीं, क्या चलेगा, यही 3 ऑप्शंस वो फिल नहीं कर पाएगा। समझे ना मेरी बात। मेरा कहना यह है कि कोई बच्चा अगर साइंस ग्रेजुएट है, सॉरी साइंस में उसने 12th किया है, अब वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, बीकॉम ग्रेजुएशन में वो बीकॉम करना चाहता है, तो देखो गाइज उसको लिए एक लैंग्वेज, एक मैथ्स उसको अप्लाई करना होगा, 2 सेक्शन 2 से अप्लाई करना होगा। सपोज उसका पीसीएम है, तो इसके लिए उसको क्या करना होगा कि इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री देना होगा, ठीक है ना। तभी बीकॉम में ड्यू कंसीडर करेगा वो। उसका अगर पीसीएम सब्जेक्ट है और उसने बिजनेस स्टडीज ले लिया ना, तो बिजनेस स्टडीज के मार्क्स को ड्यू कंसीडर ही नहीं करती थी अभी तक। इस साल का भी उन्होंने दिया ही नहीं, तो पता नहीं है। देखो फिर इस बीएमएस के लिए उसको चाहिए क्या, सेक्शन 3 यानी कि जीटी। लैंग्वेज तो ऑलरेडी कवर है, मैथ्स कवर ही हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए तो काम बन गया उसका। लेकिन भैया बीएचयू के लिए अकाउंटेंसी चाहिए पहला, तो अकाउंटेंसी तो है ही नहीं उसके पास। तो अब 5 सब्जेक्ट ही अगर एग्जाम देना होगा तो अकाउंटेंसी कैसे देगा भैया, ठीक है ना। अकाउंटेंसी तो उसका रह जाएगा, साथ में बिजनेस स्टडीज रह जाएगा। तो देखो तो उसको 7 सब्जेक्ट देना पड़ जा सकता था। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कोई बच्चा अगर साइंस से 12 किया है, उसको बीकॉम करना रहता, तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है। तो अभी तुमने 5 सब्जेक्ट देख लिया ना, कि सपोज अगर ये रिस्ट्रिक्शन हटा भी देती है ड्यू, ठीक है ना, तो भी देखो 5 सब्जेक्ट के चलते क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। अभी अगर रिस्ट्रिक्शन हटा देती है ड्यू, तब भी देखो बच्चा को इंग्लिश देगा, अकाउंटेंसी देगा, मैथ्स देगा, बिजनेस स्टडी देगा, जीटी देगा, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट वाले में, हमने कौन कौन से सब्जेक्ट ले लिया है, वहां से यहां लिखते हैं, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, मैथ्स, बिजनेस स्टडी और जीटी, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि जो तुमने पहले स्लाइड पे मैंने दिखाया था, ठीक है ना, वो सारे ऑप्शन चूज करना है 3, तो तुमने ये 5 सब्जेक्ट ले लिया। अब आओ देखो, अब तुम्हें ड्यू से इकोनॉमिक्स भी करना है, तो उसके लिए लैंग्वेज चाहिए, हाँ भैया ले रखा है। मैथ्स चाहिए, ले रखा है। एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, तो ठीक है, एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2 से होगा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, तो यहां का तो काम चल गया, यहां तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज ड्यू में नहीं हुआ, तुम जामिया भी अप्लाई करना चाहते हो, जामिया अप्लाई करने के लिए देखो तो जामिया से बीए इकोनॉमिक्स करने के लिए तुमको चाहिए इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। सिर्फ ये इकोनॉमिक्स के टेस्ट को देखते हैं कि उसमें तुम्हारा कितना मार्क्स आया, उसके बेसिस पे ये एडमिशन देते हैं। तुमने इकोनॉमिक्स का पेपर तो दिया ही नहीं है, इकोनॉमिक्स दोगे तो वो 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। तो देखो तो गाइज यही प्रॉब्लम है कि तुम इतने के लिए तुम्हें 6 पेपर देना पड़ता, ठीक है ना। ये तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही था, लास्ट ईयर तो 6 का रिस्ट्रिक्शन था, तो लास्ट ईयर तक तो फिर भी ठीक था। इस साल इन्होंने 5 कर दिया है, तो मे बी चेंज करेंगे। जैसा कि प्रोफेसर जगदीश मामीडाला ने बताया था कि उन्होंने सारे स्टेक होल्डर से बात किया था,
सीयूटी के स्टेक होल्डर का कहने का मतलब ये था कि जिसको जिसको सीयूटी से मतलब है, तो सीयूटी के एग्जाम से किसको किसको मतलब है? एक तो तुम हो, स्टूडेंट हो जो एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे लिए ही तो एग्जाम कंडक्ट हो रहा। दूसरा, यूनिवर्सिटी जो तुम्हारे लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ही बताती है ना कि तुम्हें कौन कौन सा पेपर में एग्जाम देना है। और तीसरा, एनटीए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, वो तुम दोनों का फैसिलिटेटर है, तुम्हारे लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे, ठीक है। तो मींस यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे तुम्हारे लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो एनटीए भी है। तो तीनों को अकॉर्डिंग उन्होंने तीनों से बात किया था, उसके बाद ये सारे चेंजेस किए हैं। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी भी अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी हो सकता है कि अलाइन होंगे, कि ताकि बच्चा 5 ऑप्शन ही देके चूज कर सके। बहुत सारे बच्चे होते हैं गाइज कि उनको अगर इको नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, तो वो हिस्ट्री ऑनर्स भी करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो अगर वो 5 सब्जेक्ट ही टोटल देंगे तो कैसे चूज कर पाएंगे? उनके पास ऑप्शन होना चाहिए ना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे 20-30 ऑप्शन भरते हैं, उनको हो सकता है टॉप का 15 नहीं मिले, 16वां मिले, 17वां ऑप्शन मिले, तो अलग अलग ऑप्शंस भरते हैं। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी इस बार चेंज करेगी अपने अपने आप को। तो चलो उसका वेट करते हैं, आएगा तो फिर पता चलेगा, ठीक है ना, कि यूनिवर्सिटी का जैसी अपडेट आता है वेबसाइट पे तब उसके बाद पता चलेगा। मार्किंग स्कीम, सो गाइज मार्किंग स्कीम तो ये बेसिक वाला तो हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है, कि करेक्ट आंसर पे तुम्हें मिलेगा 5 मार्क्स, इनकरेक्ट पे मिलेगा -1 और अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए तुम्हें मिलेगा 0 मार्क्स। लेकिन इसके बाद ये क्या कह रहा, ये डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा ये कि देखो गाइज, जब भी क्वेश्चन सही रहेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें 5 मार्क्स मिल गया, तुमने गलत कर दिया तो -1 मिल गया, नहीं अटेम्प्ट किया तो 0 मार्क्स मिल गया। लेकिन अगर सीयूईटी का कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, उस केस में कैसे मार्किंग होगा? गाइज जो क्वेश्चन गलत होता है वो 2 तरीके से गलत होता है। पहला तो ये होगा कि सपोज कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ 2 इज इक्वल टू 4, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है प्लस, दूसरा दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन, सी दिया हुआ है डिवीजन और डी दिया हुआ सब्ट्रैक्शन। एक बेसिक सा एग्जांपल लिया हूं तुमको समझाने के लिए। तो देखो क्या होता है, 2 + 2 4 होता है। हाँ, यहां पे अगर क्वेश्चन मार्क की जगह प्लस आ जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए तो सही है। देखो तो गाइस, ऑप्शन बी 2 × 2 4 होगा। हाँ, 2 × 2 भी 4 होगा। अब देखो तो सी डिवीजन आंसर होगा क्या? 2 में से 2 को डिवाइड करोगे 4 नहीं होगा, 1 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन भी 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। सो गाइस, अगर यही क्वेश्चन सीयूटी में पूछता है तो इस केस में 2 आंसर्स, 2 ऑप्शन सही हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। और सपोज हम दे रहे हैं एग्जाम और तुम भी एग्जाम दे रहे हो, अगर मैंने टिक किया ऑप्शन ए, मेरे हिसाब से है कि 2 + 2 4 है, लेकिन तुम करोगे नहीं है 2 × 2 4 है, तो इस केस में तुम्हारा भी ऑप्शन सही है बी और मेरा भी ऑप्शन ए सही है। तो इस केस में जब कोई क्वेश्चन इसका गलत होगा जिसमें कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, मतलब इस मामले में गलत होगा कि इसका क्वेश्चन सही है लेकिन उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो जो जो लोग सही ऑप्शंस को टिक किया होगा उनको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि जिसने ए टिक किया होगा इनको भी मिलेगा गाइस 5 मार्क्स, जिसने बी टिक किया होगा उसको भी मिलेगा 5 मार्क्स, और जिन्होंने सी या डी टिक किया होगा उन दोनों को मिलेगा -1 मार्क्स, यानी कि उनको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना, उनका मार्क्स कटेगा। क्लियर है, समझ में आया? सो गाइज, अगर इसमें 3 ऑप्शन सही रहता तो तीनों ऑप्शन में से जिसको भी किसी ने टिक किया रहता उनको पूरा मार्क्स 5 मार्क्स मिलता। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं और सही वाले ऑप्शन में से तुमने किसी भी एक ऑप्शन को टिक किया हुआ है तो तुमको पूरा 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये तो एक तरह का गलत हो गया। दूसरा एक और गलत होता है, मैं यहीं पे हटा देता हूं। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ही गलत रहता है, जो उसका स्टेटमेंट रहता है वही गलत रहता है, या चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं रहता है, ठीक है ना तो ऑप्शन ए सही है, ना तो बी, ना तो सी, ना तो डी, ठीक है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में सबको मिलेगा 5 मार्क्स, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा मतलब सही नहीं है, ठीक है, ऐसे अनएथिकल भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बताता हूं कैसे। क्या होता है कि सपोज एक बच्चा है, वो गया, उसने ये क्वेश्चन देखा,
ठीक है, उसने सॉल्व किया, उसे लग गया कि गलत है, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि गलती एनटीए ने किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सही कैलकुलेट किया। फिर वो क्या करता है, उसको लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी, तो वो दोबारा रिकैलकुलेट करता है, ठीक है ना, पूरा कैलकुलेशन फिर से करता है। तो उस केस में उसको देखो तो एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना पड़ा, लेकिन दोबारा भी सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन ही तो गलत है, तो उसका आंसर आएगा कैसे? तो अगेन 2 बार सॉल्व करने के बाद भी उसका आंसर कोई नहीं आया, लेकिन उसको लगा कि बी के नियर नियर कुछ आ रहा है, ठीक है ना, उसको लग रहा है कि ऑप्शन बी के आसपास होना चाहिए, उसने ऑप्शन बी टिक कर दिया, ठीक है ना। दूसरा बच्चा आया, ठीक है, उसने एक बार सॉल्व किया, देखा कि कोई ऑप्शन लग रहा है वैसा, तो उसने टिक किया या नहीं टिक किया। उसे लग गया कि दूसरा बच्चा आया, उसने देखा कि अरे यार ये तो आंसर मिल नहीं रहा, तो उसने छोड़ दिया, कोई टिक ही नहीं किया। तो उसने भी देखो तो पहले वाले बच्चे ने इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व किया, यानी कि 2 बार टाइम दिया। दूसरे वाले बच्चे ने इस पे टाइम दिया, लेकिन बेचारा टिक नहीं कर पाया। तीसरा एक बच्चा होगा कि जिसने इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन तीनों को बराबर बराबर मार्क्स मिलेगा, लेकिन तीनों का अलग अलग एफर्ट लगा ना। तो मेरा कहना यही था कि यहां पे थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, तो उस केस में सबको 5 मार्क्स मिलेगा। देखो यहीं पे लिखा हुआ कि मोर देन वन ऑप्शन इज found to be the correct, then the 5 marks will be awarded to the only those who have marked the only of the correct options, ठीक है ना, ये कह रहा है। और यह कह रहा है कि if none of the option is found correct or question is found to be the wrong, question is dropped, then the candidate appeared will be given 5 marks irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted। यानी कि किसी एक पेपर में अगर एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, उनको नहीं कंसिडर किया गया है, तो तुमने अटेम्प्ट किया हो नहीं किया हो, तुमको 5 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। एलिजिबिलिटी बहुत अच्छा है। एलिजिबिलिटी के लिए क्या है गाइज, कि जो लोग 2025 में 12th का एग्जाम दे रहे होंगे या इससे पहले दे चुके होंगे, वो सारे लोग एलिजिबल हैं, ठीक है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एजेस, ठीक है। तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों के साथ आप भी एग्जाम देने जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। 1-2 पेपर तो दीजिए। मैंने बोला ना कि मैं 2022 में भी गया था, 23 में, 24 में एग्जाम दिया था। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बाहर खड़े रहते हैं। क्यों बाहर खड़े रहना, अंदर दीजिए जाइए ना, थोड़ा एग्जाम का आप भी तो एक्सपीरियंस लीजिए कि कैसा रहता है। आपका बेटा या आपकी बेटी एग्जाम दे रही है तो कैसा लगता है। तो ठीक है, कोई भी 1-2 सब्जेक्ट ही चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन आप जरूर एग्जाम दीजिए। मेरा तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे लगेगा ऑफकोर्स फॉर्म भरने में, लेकिन अगर भर सकते हो तो प्लीज दीजिए। अच्छा, अब आते हैं कि ठीक है, तुम गाइज कोई भी 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, तुम एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं अगर तुमने 12th एग्जाम 2025 या इससे पहले पास कर लिया है तो, ठीक है ना। कोई एज रिस्ट्रिक्शन, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए हम मेरे जैसे बूढ़े लोग भी अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, देखो क्या है, शेड्यूल जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 8 मई से लेकर 1 जून तक, टेंटेटिव डेट्स है, इसी के बीच में ये एग्जाम होगा, ठीक है। दूसरा, इन्होंने टेस्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये सब कुछ नहीं दिया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 60 मिनट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें से बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। एक सिटी वाला इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है कि मैक्सिमम 4 सिटीज का ऑप्शन दे सकते हो तुम जब फॉर्म भरोगे तो, ठीक है ना। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मैं लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे भरना है। तो उसमें मैक्सिमम 4 सिटीज दे सकते हो, लेकिन ये कह रहा है कि एनटीए पे है, हो सकता है कि उन चारों में से तुम्हें कोई भी नहीं मिले, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसे होता नहीं है। तो ये ऐसा इनका कहना था बस। अब क्या कह रहा है कि फॉर मल्टी शिफ्ट पेपर इफ कंडक्ट रॉ मार्क्स ऑब्टेन बाय, अच्छा अब क्या कह रहा है गाइज कि चलो मैं बताता हूं, समझा देता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, सपोज मैंने दिया पेपर और मुझे मिला 200 मार्क्स, और सपोज तुमने दिया, तुम्हें आया 180 मार्क्स, मुझसे 20 मार्क्स कम आया। लेकिन गाइस जरूरी नहीं है ये जो 200 मार्क्स आया, मतलब सपोज मैंने पेपर दिया, उसके बाद एनटीए का आंसर किया है, मैंने उसे टैली किया कि मेरा 200 मार्क्स बन रहा है, तुम्हारा तुमने टैली किया कि तुम्हारा 180 बन रहा है। लेकिन मेरा जब स्कोर कार्ड आएगा तो उसमें 200 और तुम्हारे में 180 नहीं लिखा हुआ रहेगा। क्या करेंगे कि इसको नॉर्मलाइज करेंगे। हो सकता है तुम्हारा पेपर टफ हो तो तुमको लास्ट में नॉर्मलाइज होके हो जाए 210 और मेरा हो जाए 195, ठीक है ना। मेरा पेपर इजी था, उसमें मैंने 200 लाया होगा, तो हो सकता है मेरा 195 हो जाए, तुम्हारा हो जाएगा 210। तो क्या करेंगे कि ये नॉर्मलाइज करेंगे डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग, जिस शिफ्ट में दिया हुआ पेपर है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा उसका डिटेल
डिटेल्स इस बार दिया हुआ है कि कैसे ये नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। सो गाइज ये क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, तो जो तुम्हारे स्कोर कार्ड में मार्क्स होगा उसको बोला जाएगा एनटीए स्कोर, ठीक है ना। जो तुम्हारा एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में उसी एनटीए स्कोर के बेसिस पे होगा। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तक तो इन्होंने यही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और यहां पे ये कह रहे हैं ये कि क्या होता है गाइज, जैसे भी तुम सीबीटी का एग्जाम देकर चले आओगे, सारा एग्जाम जब ओवर हो जाएगा तो ये क्या करते हैं कि अपना आंसर की तैयार करते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स शीट रिलीज करते हैं। यानी कि जो तुमने पेपर दिया है ना, तुम्हारा पेपर तुम्ही को खुद मिल जाएगा, ठीक है। उसमें तुम चेक कर सकते हो कि हाँ सही है कि नहीं सही है। फिर एनटीए ने जो आंसर की दिया रहेगा तुम उससे टैली करोगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना, उसके एनटीए कह रही है, एनटीए के अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन ए, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग है आंसर बी, ठीक है। तो तुम एनटीए से अग्री नहीं हो, तुमने वेरीफाई कर लिया, देख लिया, जांच कर लिया, बुक से पढ़ लिया कि तुम्हारा आंसर बी है और सही है, तो उस केस में तुम क्या करते हो कि तुम चैलेंज करते हो कि एनटीए को कि आंसर भाई तुम्हारा गलत है, मेरा देखो ऑप्शन बी होना चाहिए। लेकिन एनटीए इसके लिए भी पैसे लेती है, ठीक है ना, ये गलत है, इनको नहीं लेना चाहिए, या लेना भी चाहिए, तुम्हारा आंसर सही हो तो कम से कम लौटाना चाहिए, लेकिन ये लेते हैं पैसे तो अब क्या कर सकते हो, देना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे चैलेंज करोगे कि तुम्हारा आंसर बी आ रहा है, तो तुम ऐसे चैलेंज कर लोगे। इन सारे चैलेंजेस के बाद ये आंसर चेंज करते हैं, ठीक है ना, चेंज वेंज कर लेंगे। उसके बाद जब ये फाइनल आंसर की रिलीज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जब मार्क्स दे देंगे तो वो इनका फाइनल स्कोर कार्ड होगा, अब उसमें चेंजेस ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। पिछले साल तुम लोगों ने सुना ही था नीट में कितने प्रॉब्लम हुए थे, तो क्या कर सकते हैं, यही है रूल। समझ में आया ना सबको कंप्लीटली, ठीक है गाइज। चलो इंपॉर्टेंट डेट्स में देख लेते हैं। अब क्या है, जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है आज से स्टार्ट हो गया, 1 मार्च से 22 मार्च तक रहेगा, ठीक है। जो पेमेंट का लास्ट डेट है वो 23 मार्च है। करेक्शन जो होगा, जो अगर कुछ गलतियां रह गई होंगी तो 24 से लेकर 26 मार्च तक करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कब अनाउंस होगा ये अभी पता नहीं चला है, ठीक है, आगे बताया जाएगा। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हो ये भी नहीं पता है, आगे चल के बताया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बस क्लियर है, ठीक है, क्या है कि 8 मई से लेके 1 जून के बीच में होगा, ठीक है। अब रिस्पॉन्स शीट कब देंगे ये भी अभी नहीं बताया गया, वेबसाइट भी नहीं बताया गया है, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा ये भी नहीं बताया गया। बस इतना ही इंफॉर्मेशन डेट्स के नाम पे, यही 3 चीज तुम्हें पता है कि फॉर्म का डेट कब से कब तक है, करेक्शन कब से कब कर सकते हो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब से कब है, ठीक है गाइज। आओ एप्लीकेशन फी पे। सो गाइज तुम्हें पता है कि तुम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। उसमें से 3 सब्जेक्ट तक अगर लेते हो, 1 सब्जेक्ट लेते हो या 2 लेते हो या 3 लेते हो, उसके लिए जनरल कैटेगरी को देना होगा 1000 रुपीज, ठीक है ना। 1 लोगे तो भी, 2 लोगे तो भी, 3 लोगे तो भी। उसी तरह से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 900, SC ST को 800 और जो लोग आउटसाइड ऑफ इंडिया है उनको देना होगा 4500, ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम इससे सब्जेक्ट बढ़ाते हो, ज्यादा का टेस्ट देना चाहते हो तो 400, जनरल कैटेगरी में 400 रुपए लगेगा पर टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है ना। उसी तरह से ओबीसी के लिए 375, SC ST के लिए 350 और जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है उनको लिए 1800 एक्स्ट्रा लगेगा। यानी कि अगर तुम 3 पेपर तक देते हो, ठीक है ना, 1 2 3, इन केस में लगेगा 1000, 2 के भी केस में लगेगा 1000, एक्सक्यूज मी, 3 के भी केस में लगेगा 1000। लेकिन अगर तुम 4 पेपर का एग्जाम देते हो तो तुम्हें पे करना होगा 1400, 5 पेपर देते हो तो तुम्हें पे करना होगा 1800, ठीक है गाइस, क्लियर है ना। और ये जो पेमेंट है तुम ये चारों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, और नहीं तो यूपीआई तो तुम्हारे पास होगा ही, यूपीआई से कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज अगर कोई क्वेरी है और तुम मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, तुम यहां से टेलीग्राम पे मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, इतना ही था इंफॉर्मेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।